एंटार्क्टिका के आइसी मैदानों से लेकर सहारा के तपते दिल तक हमारा प्लैनेट एक ब्रेथ टेकिंग रेंज के वेदर फिनोमेना एक्सपीरियंस करता है। कुछ ब्यूटीफुल हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव और कुछ तो एकदम बिजार हैं। एंड तक बने रहना, क्योंकि इनमें से कुछ पर तो आपको यकीन ही नहीं होगा। तो ब्लिजर्ड्स इतने डेंजरस क्यों होते हैं? आर्कटिक विल्डरनेस एक ऐसी जगह जो खूबसूरत तो है पर बेरहम भी। प्रकृति के सबसे जबरदस्त नजारों में से एक का घर है ब्लिजर्ड। इमेजिन करो कि तुम एक बहुत बड़े जमे हुए मैदान में खड़े हो। हवा तुम्हारे चारों ओर एक चुड़ैल की तरह चीखती चिल्लाती है। तेज हवाएं, अक्सर 35 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा, ताजी गिरी हुई बर्फ को उड़ाती है, जिससे सब कुछ धुंधला सफेद हो जाता है, कुछ दिखता नहीं। टेम्परेचर एकदम से नीचे गिर जाता है। कड़ाके की ठंड कपड़ों की मोटी परत से भी अंदर घुस जाती है। विजिबिलिटी की कमी की वजह से नेविगेशन लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, जिससे रास्ता भटकने और खो जाने का रिस्क भी अरियच जाता है। और हर गुजरते घंटे के साथ हाइपोथर्मिया का खतरा मंडराने लगता है, एक साइलेंट किलर जो सबसे एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर की भी जान ले सकता है। जरा बताओ तो, ये पोल्स गर्म क्यों हो रहे हैं? अपना प्लैनेट, ये प्यारा सा नीला गोला, स्पेस के बैलेंस का एक कमाल है। स्पेस में इतनी दूर घूमते हुए ये बड़े नाजुक से बैलेंस में लाइफ को संभाले हुए है, लेकिन ये बैलेंस अब एक बड़े बदलाव की वजह से बिगड़ रहा है। आर्कटिक और एंटार्क्टिक, जिन्हें कभी जमे हुए बेकार मैदान समझा जाता था, अब बहुत तेजी से, चिंता की बात है, गर्म हो रहे हैं। ये इलाके बाकी प्लैनेट से दुगनी तेजी से गर्म हो रहे हैं। ऐसा पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इतनी तेजी से गर्म होने की वजह से ग्लेशियर्स और भी जल्दी पिघल रहे हैं, जिससे आसपास की जगहों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। अरबों टन मीठा पानी हमारे ओशंस में मिल रहा है। इससे सी लेवल्स बाइच रहे हैं और समुद्र के अंदर का माहौल बदल रहा है। इतना सारा मीठा पानी आने से ओशन करंट्स बदल रहे हैं और इससे समुद्र के इकोसिस्टम और उसमें रहने वाले जानवरों पौधों पर बुरा असर पड़ रहा है। ये बदलाव सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, इनका असर पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न्स पर पड़ रहा है, जिससे मौसम और भी अनप्रिडिक्टेबल और खराब होता जा रहा है। आर्कटिक, जो कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए एक पक्के रेफ्रिजरेटर का काम करता था, अब दुनिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की अपनी ताकत खो रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल करने की ये ताकत कम होने से मौसम और भी ज्यादा खराब हो रहा है, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कभी हीट वेव्स और सूखा जो जमीन को बंजर बना देते हैं, तो कभी तेज तूफान और बारहा जो बस्तियों को तबाह कर देते हैं। इन सब का असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा होता है। बताओ जरा, ये हीट वेव्स होती क्यों हैं? सूरज, जो हमें लाइफ देता है, वो कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी का सोर्स भी बन सकता है, इतना केपेबल कि लैंडस्केप्स को झुलसते रेगिस्तान में बदल दे। जब हाई प्रेशर सिस्टम्स किसी जगह पर गर्म हवा को ज्यादा देर तक रोक लेते हैं, तो उसका रिजल्ट होता है हीट वेव, एक साइलेंट और इनविजिबल किलर। टेम्परेचर्स आसमान छूने लगते हैं, दिन ब दिन रिकॉर्ड्स टूटते हैं। हीट वेव्स खासकर वल्नरेबल लोगों के लिए खतरनाक होती हैं, जैसे कि बुजुर्ग, छोटे बच्चे और वो लोग जिन्हें पहले से हेल्थ प्रॉब्लम्स हों। बहुत ज्यादा गर्मी में हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल करने में स्ट्रगल करती है, जिससे हीट एग्जॉस्शन हो जाता है, हीट स्ट्रोक और कभी कभी मौत भी। ये एक्सट्रीम हीट इवेंट्स हमें नेचर की ताकत का कड़ा रिमाइंडर देते हैं, और ये भी कि क्लाइमेट चेंज पर तुरंत ध्यान देना कितना जरूरी है। ये बताओ कि हरिकेन्स के नाम क्यों होते हैं? हरिकेन्स, ये जो समुद्र के गोल गोल घूमने वाले बड़े दैत्य जैसे होते हैं, ये नेचर की सबसे ज्यादा विस्मयकारी और विनाशकारी ताकतों में से हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तूफानों के नाम होते हैं, उन्हें ऐसे नाम दिए जाते हैं जैसे किसी नाटक के किरदारों को। हरिकेन्स को नाम देने की ये जो प्रथा है, ये शुरू हुई थी ताकि इन जबरदस्त तूफानों के बारे में कम्युनिकेशन और इनकी ट्रैकिंग बेहतर हो सके। नाम इस्तेमाल करने से पहले जो मौसम वैज्ञानिक थे, वो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करते थे, जो कि बहुत मुश्किल और कंफ्यूजिंग साबित हुआ। आज वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अटलांटिक हरिकेन्स के लिए नामों की एक रोटेटिंग लिस्ट मेंटेन करती है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। कटरीना, हार्वी और सैंडी जैसे नाम तबाही और नुकसान की यादें ताजा कर देते हैं और प्रिपेयर्डनेस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। तो चलो समझते हैं कि जेट स्ट्रीम्स मौसम को अफेक्ट कैसे करते हैं। अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, हवा की नदियां बहती हैं, जो हमारे प्लैनेट के वेदर पैटर्न्स को बनाती हैं। ये हैं जेट स्ट्रीम्स, तेजी से चलने वाली हवा की करंट्स जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाती हैं और टेम्परेचर से लेकर प्रेसिपिटेशन तक हर चीज को इन्फ्लुएंस करती है। जेट स्ट्रीम ठंडी पोलर हवा और ट्रॉपिक्स से आने वाली गर्म हवा के बीच एक बाउंड्री बनाती है। यह टेम्परेचर डिफरेंस एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाता है, जो जेट स्ट्रीम की पावरफुल हवाओं को ड्राइव करता है। जेट स्ट्रीम का रास्ता कांस्टेंट नहीं होता, यह लहराता है और शिफ्ट होता रहता है, जिस पर अर्थ के रोटेशन, टेम्परेचर डिफरेंसेस और माउंटेन रेंजेस की लोकेशन जैसे फैक्टर्स का असर होता है। इन शिफ्ट्स का वेदर पैटर्न्स पर बहुत ड्रामेटिक इंपैक्ट हो सकता है, जिससे अनएक्सपेक्टेड हीट वेव्स, कोल्ड स्नैप्स
या स्टॉर्म्स आ सकते हैं। जरा बताओ, तूफान से पहले हवा हैवी क्यों फील होती है? क्या तुमने कभी फील किया है वो अजीब सी हैवीनेस हवा में, तूफान से पहले वाली वो दम घुंटने वाली शांति? ये सिर्फ तुम्हारा वहम नहीं है, इस फिनोमेनन के पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तूफान आने से पहले एयर प्रेशर गिर जाता है, जिससे एक लो प्रेशर सिस्टम बनता है। प्रेशर में ये गिरावट हवा को कम डेंस बना देती है, मतलब ऑक्सीजन कम अवेलेबल होती है। उसी टाइम पर तूफान से पहले ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं। वार्म मॉइस्ट हवा लो प्रेशर सिस्टम में खींच जाती है, जिससे हवा में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है। हमारी बॉडी सरप्राइजिंगली एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी में इन चेंजेस के लिए सेंसिटिव होती है। तो ओशंस अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में कैसे हेल्प करते हैं? हमारा प्लैनेट एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जिसमें हर एलिमेंट लाइफ के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में वाइटल रोल प्ले करता है। सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर सबसे बड़े मैमल्स तक हर लिविंग बीइंग इस इंट्रिकेट वेब में कंट्रीब्यूट करता है। इस सिस्टम के हार्ट में है ओशंस, पानी के ये वास्ट बॉडीज जो अर्थ की सरफेस का 70% से ज्यादा कवर करते हैं। पानी के ये इमेंस एक्सपेंस काउंटलेस स्पीसीज और इकोसिस्टम्स का घर है। ओशन सिर्फ लाइफ का सोर्स ही नहीं है, वे प्लैनेट के थर्मोस्टैट भी हैं जो ग्लोबल टेम्परेचर्स को रेगुलेट करते हैं और वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच का इंटरैक्शन वेदर फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल होता है। ये एक मैसिव हीट सिंक की तरह एक्ट करते हैं, जो सोलर रेडिएशन की वास्ट अमाउंट्स को अब्सॉर्ब और स्टोर करते हैं। यह प्रोसेस अर्थ के क्लाइमेट को मॉडरेट करने में हेल्प करता है। यह अब्सॉर्ब्ड हीट फिर ग्लोब में डिस्ट्रीब्यूट होती है ओशन करंट्स के थ्रू, जो टेम्परेचर्स को मॉडरेट करते हैं और क्लाइमेट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये करंट्स कन्वेयर बेल्ट्स की तरह एक्ट करते हैं, जो प्लैनेट भर में वार्म और कोल्ड वाटर को मूव करते हैं। हीट का यह कांस्टेंट सर्कुलेशन एक रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेट मेंटेन करने में हेल्प करता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स को प्रिवेंट करता है और लाइफ को थ्राइव करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्रिएट करता है। इस बैलेंस के बिना हमारा प्लैनेट रहने के लिए कहीं ज्यादा हार्शर प्लेस होता। अच्छा, कुछ बारिश एसिडिक क्यों होती है? बारिश, जो लाइफ देने वाली फोर्स है जो हमारे प्लैनेट को नरिश करती है, वो तबाही का संकेत भी बन सकती है जब ह्यूमन एक्टिविटीज से वो खराब हो जाती है। ये नेचुरल फिनोमेनन, जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एनवायरनमेंट के खिलाफ एक जानलेवा हथियार बन सकता है जब पोल्यूटेंट्स के साथ मिल जाता है। एसिड रेन, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंस है, एनवायरनमेंट पर हमारे इंपैक्ट का एक कड़ा रिमाइंडर है। फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में ऊपर उठते हैं, जहां उनमें कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये एसिड रेन की रियलिटी है, एक ऐसा फिनोमेनन जो तब होता है जब फॉसिल फ्यूल्स जलाने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शंस कोई आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, बल्कि ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के एक बड़े और ज्यादा परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। इन केमिकल रिएक्शंस से सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड्स बनते हैं, जो बारिश के पानी में घुल जाते हैं और उसे नॉर्मल से ज्यादा एसिडिक बना देते हैं। फिर ये एसिडिक बारिश का पानी धरती पर वापस गिरता है और जिस भी चीज को छूता है उसे अफेक्ट करता है। जब ये एसिडिक बारिश धरती पर गिरती है तो इसके इकोसिस्टम्स, वाइल्ड लाइफ और यहाँ तक कि ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉरेस्ट्स को नुकसान होता है क्योंकि पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, जबकि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से खराब, इरोड होने लगते हैं। लेक्स और रिवर्स इतने ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं कि वे एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाते, जिससे मछलियां और दूसरे जीव मर जाते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स का डेलिकेट बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे नेगेटिव इफेक्ट्स की एक पूरी चेन शुरू हो जाती है जो पीढ़ियों तक, जनरेशंस चल सकती है। ये बताओ कि सिटीज अक्सर रूरल एरियाज से ज्यादा गर्म क्यों होती हैं? सिटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटी के बस्लिंग सेंटर्स होते हैं, वो अक्सर अपने आसपास के रूरल एरियाज से कई डिग्री ज्यादा गर्म होते हैं। ये फिनोमेनन, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, अर्बनाइजेशन और एनवायरनमेंट पर इसके इंपैक्ट का नतीजा है। इमेजिन करो कि सिटी एक जायंट हीट सिंक है जो बिल्डिंग्स, रोड्स और दूसरी सर्फेसेस से सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब और ट्रैप करता है। ये मटेरियल्स दिन में हीट अब्सॉर्ब करते हैं और रात में इसे धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे सिटी के ऊपर गर्म हवा का एक डोम बन जाता है। अर्बन एरियाज में वेजिटेशन की कमी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के सिटी में रहने वालों के लिए सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे हीट स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और कूलिंग के लिए एनर्जी कंजम्पशन का ब्याज जाना। ये बताओ, गर्मियों में सूरज ज्यादा गर्म क्यों लगता है? जैसे हमारा प्लैनेट सूरज के चारों ओर अपना सालाना चक्कर लगाता है, हम मौसमों का उतार चढ़ाव महसूस करते हैं। हर मौसम में टेम्परेचर और दिन की रोशनी के घंटों में साफ बदलाव होते हैं। गर्मियों के दौरान जो हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, उसे ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, मतलब सूरज की किरणें अर्थ पर ज्यादा सीधे एंगल से पड़ती हैं।
ये सीधा एंगल सूरज की एनर्जी को एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेट कर देता है, जिससे टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को फोकस करते हैं। किरणें जितनी ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगी, गर्मी उतनी ही तेज होगी। गैप 1S। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने आइसी पोल्स से लेकर स्कॉचिंग इक्वेटर तक का सफर किया और हमारी प्लैनेट के कुछ सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग वेदर फैक्ट्स को अनकवर किया। ब्लिजर्ड्स के कहर से लेकर हीट वेव्स के साइलेंट थ्रेट तक, पावरफुल जेट स्ट्रीम्स जो ग्लोब का चक्कर लगाती हैं, उनसे लेकर हमारे ओशंस के डेलिकेट बैलेंस तक, हमने उन फोर्सेस के लिए एक नई अप्रिसिएशन पाई है जो हमारे क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को शेप करती हैं। अगर आपको भी ये वेदर फैक्ट्स हमारी तरह शॉकिंग लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।